हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाई शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि अर्ली इन्वेस्टमेंट करना है, ये बात समझ में आ गई, बट हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शन है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी स्लाइड पे हम बात करेंगे जो कि है सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एंड आफ्टर दैट लास्ट में मैं आपको एक जैकपॉट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताऊँगा। सो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। ओके, सो ये हैं वो 5 फैक्टर्स। ये 5 फैक्टर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनके हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है और किस तरह के इन्वेस्टमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इन पाँचों फैक्टर्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला है फ्रीडम टू इन्वेस्ट विथ ड्रॉ। इसका मतलब ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें उसमें इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि हम उसमें जब भी चाहें इन्वेस्ट कर सकें और जब भी हमें ज़रूरत है तब हम उसमें से अपना पैसा विड्रॉ कर सकें। इट मीन्स जो ये इन्वेस्टमेंट है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप इन्वेस्टमेंट के कंट्रोल में। नेक्स्ट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स आप जितना भी अमाउंट चाहते हैं क्या आप उस इन्वेस्टमेंट में वो अमाउंट लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस के लिए एक अलग अलग मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है कि आप उससे कम का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सो सेकेंड फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सेफर रिस्क रिटर्न रेशियो। इट मीन्स उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल रिस्क कितना है इन्वॉल्व्ड और साथ में उसका रिटर्न कितना रह सकता है। सो इन दोनों का जो रेशियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। फोर्थ फैक्टर जो है वो है इन्वेस्टमेंट पीरियड। मीन्स हम अपने इन्वेस्टमेंट को कितने पीरियड के लिए करना चाहते हैं, मीन्स कितना टाइम तक हम उस पैसे को इन्वेस्टेड रहने देना चाहते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लास्ट फैक्टर है टैक्स या फिर अदर बेनिफिट्स। आपको शायद पता होगा जो ये इन्वेस्टमेंट होते हैं कई बार हमें ये टैक्स बेनिफिट्स भी देते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ। सो इसके हेल्प से भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एसेट क्लास में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो अब आप इन 5 फैक्टर्स को देखते हुए अपना खुद का एक एनालिसिस करिए कि आप इन 5 फैक्टर्स में खुद को किस पॉइंट पे रखेंगे, आपके लिए इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इससे आपको अपना रिस्क प्रोफाइल समझ में आएगा, तब हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो मैं आगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देने वाला हूँ उनमें से आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस में नहीं। अपना रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, आपकी रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है लो रिस्क, दूसरा आता है मीडियम रिस्क और तीसरा आता है हाई रिस्क। सो आपकी जो भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों सेट ऑफ ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बैलेंस्ड तरीके से भी हर तरह की एसेट क्लास में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक कुछ अपने पोर्टफोलियो का परसेंट हमने लो रिस्क पे रखा, कुछ मीडियम रिस्क पे रखा और कुछ हाई रिस्क पे रखा। सो ये हो गया ओवरऑल ऑप्शंस का एक आइडिया। अब हम इनमें से सभी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसमें डिटेल में जाने से पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको एक मोस्ट फेमस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये है वो फिक्स्ड डिपॉजिट रेगुलर डिपॉजिट्स, मीन्स एफडीज़ और आरडीज़ के नाम से जिसको आप जानते हैं। इनका एक बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि है 5 to 6%। वाओ! साथ ही ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। ग्रेट! आप जब चाहे इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब अपना एफडी तोड़ सकते हैं। साथ ही अब तो इसको बहुत ईजिली ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पहले बैंक में जाके करना होता था, बट अब जब से चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो एफडी करना
और एफडी को तोड़ना बहुत ही ईजी हो गया है। इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आपका सबका प्यारा एफडी। मैं मानता हूँ कि एफडी एक बहुत ही सेफ़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट जब हम अर्ली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सही होगा या नहीं, ये बात हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। बट मैं आपको बस एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज आपने 100 रुपीज़ का एक एफडी किया है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। सो आपको लगता होगा आफ्टर 1 ईयर उसका जो अमाउंट है वो 105 रुपीज़ हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली आपके वो 100 रुपये 1 साल बाद बैंक में एफडी में रखे रखे 98 रुपीज़ हो जाते हैं। सो हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। इस स्लाइड में इसका एक हिंट भी है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक, या फिर हम डिस्कस करेंगे। ये समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एफडी कर दो, आरडी कर लो, एफडी में इतना इंटरेस्ट है, सेफ है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस। लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इसके अलावा, लो इन्वेस्टमेंट नहीं, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हमेशा हमें हाई ही करना चाहिए, रिस्क अपने प्रोफाइल के हिसाब से करना चाहिए। सो इसमें सबसे पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। करेंटली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 चल रहा है और ये वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। करेंटली देखा जाए तो 7.6 पहले के हिसाब से कम हो चुका है इसका इंटरेस्ट, कभी 8+ भी था और 9+ भी था। ये एक स्टेबल ऑप्शन है और गवर्नमेंट बैक्ड है। सो इसमें आप जो भी अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं उसको 15 साल बाद ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 60 ईयर्स होता है, यानी कि इसमें आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो आपके रिटायरमेंट के बाद ही आप निकाल सकते हैं। और जनरली इसमें भी जो रिटर्न होता है 8 to 10% के आसपास होता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक एक्टिव। ऑटोमेटिक मोड में ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस डिफरेंट एसेट क्लासेस में इसके पैसे लगाए जाएंगे, और एक्टिव मोड में ये इन्वेस्टर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो उसके एनपीएस के पैसे कहाँ लगाना चाहता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 ईयर्स के लिए होता है और इसमें आप मिनिमम 1500 से ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट। और इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना रियल इस्टेट। जो भी घर या फिर ज़मीन हम लेते हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट के अंदर आ जाते हैं, और इसका जो रिटर्न है वो अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड बॉन्ड्स, जिसे हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। सो इनका लॉक इन पीरियड 8 ईयर्स का होता है और 5th ईयर के बाद 6th 7th ईयर में भी हम इसको स्टॉक मार्केट पे एक्सचेंज कर सकते हैं, मींस इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। सो इसका रिटर्न गोल्ड के रेट के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। साथ में हर साल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस पर 2.5% इंटरेस्ट देती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा LIC। फ्रेंड्स सॉरी, इसका जो ये बबल देख रहे हैं आप स्लाइड में थोड़ा छोटा बन गया है। अभी LIC बहुत बड़ा IPO लेकर आई थी। सो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग LIC एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या फिर एक इंश्योरेंस ऑप्शन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो अब लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप सभी ने ये बहुत बार सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि वाई म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और ना ही हमने कभी ये सोचने की कोशिश करी और ना इस पे ज़्यादा रिसर्च किया कि ये म्यूचुअल फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क क्यों हैं। सो फ्रेंड्स, आगे के वीडियोज़ में हम ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में कुछ कंपनीज़ हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल से पैसे कलेक्ट करके उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं उनके बिहाफ में। सेकंड आता है डेट फंड्स। सो डेट फंड्स भी अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किए जाते हैं। सो ये स्लाइटली लेस रिस्कियर होते हैं। तीसरा होता है इंडेक्स फंड्स। सो ये सारे जो
मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं ये मोस्टली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट है। और शायद ये वर्ड्स आपको थोड़े टेक्निकल भी लग रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, आगे चल के हम फ्यूचर में इन सारी चीज़ों को डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। इसमें सबसे पहला है डायरेक्ट इक्विटी। इसका मतलब होता है जब हम स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट कुछ स्टॉक परचेज करते हैं। सेकंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। थर्ड होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एंड फोर्थ इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। जैसे कि IPO, मैंने आपको बताया था LIC का IPO आया था, वो बहुत ही बड़ा था। सो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड हैं। मुझे पता है कि ये सारे टर्म्स आपके लिए बहुत ही टेक्निकल लग रहे होंगे, बट इन फ्यूचर वीडियोस हम धीरे धीरे इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके डीप में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लें कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि अगर आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट FD में किया है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 98 हो जाती है। तो अब ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसका मेन रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। लेट सपोज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर महंगाई का जो रेट है वो 7% है। आपने जो 100 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू 105 हुई, उसका जो अमाउंट है वो 105 हुआ, बट एक्चुअली उसका जो वैल्यू है 1 साल बाद अगर हम उसमें से इन्फ्लेशन का अमाउंट डिडक्ट कर लें तो उसकी वैल्यू बचती है 98। इसका मेन रीज़न ये है कि जो अमाउंट हमारा बैंक में रखा हुआ था 1 साल तक, एक्चुअली वो 105 रुपीज़ तो हो गया, बट जब हमने उसको निकाला तो उस 105 रुपये की जो वैल्यू है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी थी। अब हम जो सामान पहले उस पैसे से ले सकते थे उसी सामानों के लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मेन बात यह है कि जो FD और RDs होते हैं या फिर जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं वो आज की डेट में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जब 1994-1995 के पीरियड के टाइम इनका जो FD का बैंक का रेट्स था वो अप्रॉक्सीमेटली 11%, 12% होता था और उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी बहुत कम होता था। हम समझ सकते हैं कि तब ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा वेल्थ इंक्रीज़ होता था, बट अब जो कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है तो इनडायरेक्टली हमारा जो वेल्थ है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ना कि वो बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, अब बारी है उस जैकपॉट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। फ्रेंड्स, वो जैकपॉट इन्वेस्टमेंट है टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हाँ फ्रेंड्स, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप अभी अपने अर्ली एज ऑफ करियर में हैं, 20s में हैं, 25, 30 एज में हैं, तो इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स का गेन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके फ्यूचर में आपके पास अलग अलग चांसेस रहेंगे और आपके पास बहुत से सोर्सेस ऑफ इनकम भी हो सकते हैं जिसको आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना ओवरऑल वेल्थ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। पॉइंट इज़ यू ऑल शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ ऑल्सो। सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने से सब कुछ नहीं होगा। अगर हम खुद के स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में हमारा जो वेल्थ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ये था हमारा आज का डिस्कशन ऑन हाउ टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। वाई तो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैं इन फ्यूचर सारी जो वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करते जाऊंगा जो कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड होंगी और उनमें मैं सारी चीज़ें डीप में डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, कीप इन्वेस्टिंग और स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मैं आगे भी आपके लिए बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।